हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जेई एडवांस पीवाईक्यू सीरीज। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जेई एडवांस के पीवाईक्यू रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये सेशन उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपने जेई एडवांस के अटेम्प्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जेई एडवांस के पीवाईक्यू में से कैसा देखने को मिला था। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एज यू कैन सी इज फ्रॉम ईयर 2022। तो बच्चों, आप लोग को वीडियो के रूल्स पता होने चाहिए। आपको सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, एक बार क्वेश्चन को अपने एंड से कंप्लीट अटेम्प्ट दे देना है। जब आप सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ भैया मैंने एक बार अपना ट्राई दे दिया है, तब जाकर के आपको इसका सॉल्यूशन देखना है। ठीक है भाई, तो मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन पढ़ना। अगर आपको क्वेश्चन को पढ़ना है एक बार और तो आप एक बार पढ़ लीजिए। मैं इसका ऑप्शंस भी दिखा देता हूं, ये इसके ऑप्शंस हैं। आप अपने एंड से इसका कंप्लीट ट्राई कर लीजिए और फिर वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन पढ़ना। इन अ सर्किट 1 एंड सर्किट 2 शोन इन द फिगर, R1 इक्वल टू 1 ओम, R2 इक्वल टू 2 ओम एंड R3 इक्वल टू 3 ओम। तीन रेजिस्टर्स हैं, R1 R2 R3, एक 1 ओम, एक 2 ओम, एक 3 ओम। P1 P2 are the power dissipations in circuit 1 and circuit 2 when switches S1 and S2 are in open condition respectively। बस यहीं पे रुक जाते हैं। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे दो सर्किट्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे दो डायग्राम्स भी गिवन है, सर्किट नंबर 1 एंड सर्किट नंबर 2, जिसमें तीन तीन रेजिस्टर्स लगे हैं, एक R1 R2 R3 और ये भी एक R1/2, मतलब दिया तो है रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ R1। सो एक R1/2 यहाँ पे भी लगा हुआ है और यहाँ पे भी एक डबल R3, ट्वाइस ऑफ R3 रेजिस्टेंस यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे दो सर्किट है, सर्किट 1 एंड सर्किट 2। सवाल है कि स्विच को जब ओपन रखा गया तो जो पावर डिसिपेशंस आए इन सर्किट्स में वो थे P1 एंड P2। ओके, आगे बढ़ते हैं। Q1 एंड Q2 आर द पावर डिसिपेशंस इन द सर्किट 1 एंड 2 व्हेन द स्विचेस S1 एंड S2 आर इन क्लोज कंडीशंस रिस्पेक्टिवली। अब यही पावर दोबारा निकाली गई है, लेकिन इस बार स्विच को क्लोज करके, और इस बार पावर को P1 P2 ना बोलते हुए Q1 Q2 बोला गया है। तो चलिए हमें ये तो समझ में आ गया कि P1 का मतलब यहाँ क्या है, P2 का मतलब यहाँ क्या है, Q1 का मतलब यहाँ क्या है, Q2 का मतलब क्या है, और सर्किट 1 सर्किट 2 बहुत अच्छी तरीके से विजिबल भी है। अब क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि हमको निकालना क्या है या कंपेयर क्या करना है। तो चलिए मैं आपको इसके ऑप्शंस दिखाता हूं। सो ऑप्शंस आर, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। देखते हैं इसमें से एक या एक से ज्यादा अगर करेक्ट होगी तो ढूंढेंगे। तो ऑप्शंस आर, when the voltage source of 6 volt is connected across A and B in both the circuit, then P2 is greater than P1। तो यहां पे बोला है कि अगर हम 6 वोल्ट की बैटरी सर्किट नंबर 1 पे लगा दें और सर्किट नंबर 2 पे लगा दें तो P2 P1 को कंपेयर करके बताइए क्या P2 P1 से बड़ा आएगा या नहीं आएगा। और याद रखिएगा P1 P2 तब की पावर थी जब आपके स्विच खुले हुए थे। तो चलिए काम करते हैं, इस सर्किट पे वापस चलते हैं और इस सर्किट को और अच्छे से समझते हैं। अब अगर मैं बात करूं जब स्विच ओपन होगा, तो जब स्विच ओपन होगा तो आपके इस वाले सर्किट में जो रेजिस्टेंस बन रहा होगा वो रेजिस्टेंस क्या क्या होगा। सो R1 आपका यहां पर लगेगा, स्विच ओपन है तो ये ओपन सर्किट हो गया। R2 R3 सीरीज में आ जाएंगे और ये जो R1/2 है वो इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा। सो एट P1, अगर मैं P1 की बात करता हूं या फॉर P1 फॉर लिख देता हूं, फॉर P1 अगर मैं P1 की बात करता हूं जब स्विच खुला हुआ है सर्किट नंबर 1 में, तो R इक्विवेलेंट मेरा क्या आएगा। सो R इक्विवेलेंट विल बी, बच्चों रेजिस्टेंस का देखते हैं क्या इक्विवेलेंट बनेगा। सो ये हमारे पास 1 ओम है, दिस इज 1 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 3 ओम एंड दिस इज 1/2 ओम्स। तो हमारे पास 2 और 3 हो जाएंगे सीरीज, मतलब 5 के साथ 1/2 पैरेलल और उसके साथ हो जाएगा 1 सीरीज। तो 5 के साथ 1/2 पैरेलल, दैट इज 5 इंटू 1/2 अपॉन 5 प्लस 1/2 प्लस इसके साथ 1 ओम सीरीज में आएगा। तो ये कुल मिला के आंसर कितना बनेगा। अगर ऊपर देखे तो 5/2, नीचे देखे तो 11/2, 2 ने 2 को मारा, ये बनेगा 5/11 और 5/11 में 11 ने फेंक के मारे तो ये बनेगा 16/11 ओम्स। एक बार चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन बड़े आसान है। 16/11 ओम्स हमारा रेजिस्टेंस होना चाहिए अगर हम P1 को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, राइट। सिमिलरली मैं P2 की बात करता हूं। फॉर P2 अगेन R इक्विवेलेंट फॉर द सर्किट 2, दिस इज फॉर सर्किट 1। ये हमारा सर्किट 1 का है भैया, ये अब हम सर्किट 2 का निकालेंगे भैया। तो सर्किट 2 का देखते हैं कितना R इक्विवेलेंट आएगा। सो सर्किट 2 में चलते हैं और देखते हैं कि स्विच ओपन रखेंगे
तो क्या ये रेजिस्टेंस काउंट होगा? नहीं, केवल ये 3 लोग पैरेलल में नजर आएंगे और ये 3 लोग का पैरेलल 1, 2 एंड 3, इसका पैरेलल निकालना बहुत आसान है। 1/1, 1/2, 1/3। एलसीएम लीजिए और बाद में रेसिप्रोकल करना ना भूलिएगा। सो एलसीएम ले लेता हूं, बाद में मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा। ये मेरे 1/r का आंसर है, ध्यान रखेंगे। सो द आंसर विल बी, एलसीएम लिया मैंने 3, एक बार पकड़ा, या एलसीएम लिया मैंने 6, एक बार पकड़ा, एक ने 6 बार पकड़ा, 2 ने 3 बार पकड़ा, 3 ने 2 बार पकड़ा, और ये मेरा 1/r का आंसर आ गया। सो आर इक्विवेलेंट कमिंग आउट टू बी 6/11 ओम्स। यहां से हटा देता हूं उसको, 6/11 ओम्स। यस, तो बच्चों अगर मैं स्विचेस को ओपन रखता हूं तो मेरा जो P1 पावर बनने वाला है वो P1 पावर बनेगा फॉर दिस रेजिस्टेंस, एंड जो P2 पावर बनेगा वो P2 पावर बनेगा फॉर दिस रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट नंबर 2। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं 6 वोल्ट की बैटरी लगाऊं तो P1 P2 से छोटा आएगा। अब जब भी हम किसी बैटरी को लगाते हैं, चाहे वो 6 वोल्ट हो चाहे 8 वोल्ट हो, डज नॉट मैटर, बट जब भी हम किसी सर्किट में एक बैटरी लगाते हैं और दोनों सर्किट को कंपेयर करते हैं सेम सोर्स के लिए, सेम वोल्टेज सोर्स के लिए, तो जिसका रेजिस्टेंस छोटा होता है उसका पावर ज्यादा आता है। पावर का फॉर्मूला V²/R। तो सेम वोल्टेज के लिए द लेसर रेजिस्टेंस विल गिव मोर पावर। इसका मतलब अगर कंपैरिजन की ही बात चल रही है तो इनमें से जो छोटा रेजिस्टेंस है वो बड़ा पावर दिखाएगा, और छोटा रेजिस्टेंस हमारा P2 है, मतलब R2 है, तो R2 will show more power as R2 will be lesser resistance and will show more power as compared to R1। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, P2 will be greater than P1। तो मैं पहले ऑप्शन को टिक कर देता हूं, बिल्कुल सही है, P2 will be greater than P1, बिल्कुल सही। आइए अगला ऑप्शन पढ़ते हैं और देखते हैं अगले ऑप्शन में क्या दिया गया है। अगला ऑप्शन है व्हेन अ कांस्टेंट करंट सोर्स। अरे वाह, कांस्टेंट करंट सोर्स। अब कांस्टेंट करंट सोर्स का मतलब पावर वोल्टेज गया है भाड़ में, केवल कांस्टेंट करंट सप्लाई करना है। एक ऐसा सोर्स है जो ये नहीं देखता रेजिस्टेंस क्या है या क्या चीज वोल्टेज में है, उसको सिखाया गया है कि तुम तो वही करंट देना जिसके लिए तुम बने हो। सो एक कांस्टेंट करंट का अगर सोर्स लगा दिया जाए 2 एम्पियर का, तो फिर से बताना है ए और बी में कि P1 क्या P2 से अब बड़ा होगा या फिर से P2 P1 से ही बड़ा होगा। तो ये चीज कैसे चेक करेंगे? अगेन द फॉर्मूला ऑफ पावर I²R। बच्चों जब करंट सेम रखते हैं तो जिसका रेजिस्टेंस बड़ा होता है उसकी पावर भी ज्यादा आती है। अब इस बात का अगर ध्यान रखें तो ये ऑप्शन भी सही होने वाला है, क्योंकि रेजिस्टेंस बड़ा P1 का था, R1 का था। इसका मतलब यहां पे P1 इज ग्रेटर देन P2, बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट। लेट्स सी थर्ड ऑप्शन हमसे क्या कहना चाहता है। सो थर्ड ऑप्शन है व्हेन अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस AB इन सर्किट 1। अब सर्किट 1 में अगर हम फिर से सोर्स को लगाएं 6 वोल्ट को, तो Q1 ग्रेटर देन P1। अब याद रखिएगा Q1 क्या है? Q1 तब का पावर है जब आपने स्विच को क्लोज किया। तो पहले जरा चलते हैं वापस से सर्किट पे और जरा स्विच को क्लोज करते हैं 1 वाले में। तो अगर 1 वाले में मैं स्विच को क्लोज करूं तो ये वाला मेरा जो रेजिस्टेंस है बेचारा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो केवल ये सीरीज और ये पैरेलल में काम करेंगे। मुझे इस 1 को हटाना पड़ेगा। तो फॉर Q1 मैं यहां लिख देता हूं, फॉर Q1 मेरा जो R इक्विवेलेंट आएगा उसमें से ये 1 हटाना पड़ेगा। अगर ये 1 हटा दूं तो मेरा आंसर आएगा 5/11। सो 5/11 ओम्स विल बी द आंसर। और अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं पिछले वाले से, तो ये रेजिस्टेंस अब छोटा आ रहा है, और अगर मैं सेम वोल्टेज अप्लाई करूंगा इस केस में और इस केस में, तो अगेन जिसका रेजिस्टेंस छोटा उसका पावर ज्यादा। अगर इस बात का ध्यान रखें तो ये कह रहा है कि Q1 ग्रेटर देन P1, बिल्कुल सही है। Q1 जब सर्किट में आपने शॉर्ट सर्किटिंग कर दी, स्विच को क्लोज कर दिया। P1 जब आपने स्विच को ओपन रखा, Q1 में रेजिस्टेंस कम आ रहा है और P1 में रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब पावर की अगर बात करें फॉर द सेम वोल्टेज, देन Q1 विल बी ग्रेटर देन P1। दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शन। और अब देखते हैं अपना लास्ट ऑप्शन क्या आने वाला है इसका। व्हेन अ कांस्टेंट करंट सोर्स ऑफ 2 एम्पियर इज कनेक्टेड अक्रॉस AB इन बोथ सर्किट्स, Q2 इज लेसर देन Q1। तो बच्चों अब लगाया है कांस्टेंट करंट सोर्स, और इस बार Q2 के कंपैरिजन के बारे में भी बात की गई है। तो Q1 तो तुम्हें पता चल गया, आओ Q2 के बारे में बात करते हैं।
तो Q2 के लिए अब आप स्विच को क्लोज कर दीजिए। अब आपके पैरेलल में कौन कौन आएगा, 1 2 3 एंड डबल ऑफ 3 दैट इज 6। तो 1 2 3 6 ये सब पैरेलल में आएंगे। अब मैं 1 2 3 6 का पैरेलल का आंसर निकाल देता हूं। सो फॉर Q2 मेरा 1/R इक्विवेलेंट का आंसर होगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, राइट। अगर मैं एलसीएम जल्दी से लूं 6 तो ये बनेगा 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। और अगर इसका रेसिप्रोकल करूं तो R इक्विवेलेंट का आंसर बनेगा 6 बाय, ये बना 9 2 11 1 12, 6/12 मतलब 1/2 ओम्स। तो 1/2 ओम्स मेरा Q2 का रेजिस्टेंस बनेगा जब मैं Q2 की बात करूंगा, जब मैं स्विच को बंद करूंगा सर्किट नंबर 2 में, तो ये मेरा तब का रेजिस्टेंस बनेगा। अब यहां पर क्या दिया है, कंपेयर करना है Q1 को Q2 से। किसको, Q1 को Q2 से। अब Q1 कब है, जब आपने इस वाले रेजिस्टेंस को यूज किया होगा, देखना अच्छे से। तो Q1 कब है, जब आपने इस वाले रेजिस्टेंस को यूज किया होगा। मैं कलर चेंज करता हूं, जब आपने इस वाले रेजिस्टेंस को यूज किया होगा सर्किट नंबर 1। और Q2 कब है, जब आपने इस रेजिस्टेंस को यूज किया होगा सर्किट नंबर 2, राइट। अब इस बार ध्यान रखेंगे, सेम करंट प्रोवाइड किया गया है 2 एम्पियर का, सेम कांस्टेंट करंट सोर्स। तो जिसका रेजिस्टेंस बड़ा होगा वो ज्यादा पावर की खपत करेगा। अब 5/11 में और 1/2 में कौन बड़ा है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप बगल में इसमें लिख लीजिए 5/11 1/2 10 11। इसका मतलब 1/2 आपका बड़ा है, और अगर 1/2 आपका बड़ा है सो इट विल कंज्यूम मोर पावर। इसका मतलब आपका Q2 विल बी ग्रेटर देन Q1। और जरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन तो इसका विपरीत कह रहा है, इसका मतलब ये हमारा सही ऑप्शन नहीं होगा। तो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 1 विल बी A, B एंड C। मजा आया? तो चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है ईयर 2022 का। अगेन जेई एडवांस 2022 में करंट इलेक्ट्रिसिटी पे कौन सा और क्वेश्चन पूछा गया था, जरा ध्यान से देखते हैं, प्यार से पढ़ते हैं और फिर से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको वीडियो के रूल्स एकदम क्लियर हो गए होंगे कि आपको फटाफट इस वीडियो को पॉज करना है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है, अपने एंड से अटेम्प्ट करना है और फिर देन यू हैव टू लुक फॉर द सॉल्यूशन एंड द राइट आंसर। तो चलिए मैं पढ़ना स्टार्ट कर देता हूं। 2 रेजिस्टेंस R1 X ओम एंड R2 1 ओम होना चाहिए यहां, आर कनेक्टेड टू अ वायर AB ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी एज शोन इन द फिगर। तो बच्चों यहां पे 2 रेजिस्टेंस दिए गए हैं, एक आपको दिया गया है 1 ओम का, एक आपको दिया गया है X ओम का, और दोनों को हमने कनेक्ट कर रखा है एज शोन इन द फिगर। तो आपको फिगर में क्या नजर आ रहा होगा, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, बीच में गैल्वेनोमीटर है, नीचे एक वायर है, काफी कुछ मीटर ब्रिज जैसा फीलिंग दे रहा है। तो यहाँ पे व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज वाली फीलिंग आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे नल पॉइंट वाला इफेक्ट आने वाला होगा। सो R1 है, R2 है, वायर है और गैल्वेनोमीटर है, यहां तक की सारी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे R1 हमारे पास X ओम है और R2 हमारे पास 1 ओम है, ये इन्होंने पहले से दे रखा है। The radius of the wire varies linearly along its axis from 0.2 mm to 1 mm at B। तो बेटा जी अब यहां पर हुआ है खतरनाक काम। आपको जो वायर दिया गया है वो वायर यूनिफॉर्म वायर नहीं है। वैसे तो यूजुअली जो वायर होते हैं वो यूनिफॉर्म वायर होते हैं, बट आपको जो वायर दिया गया है, आपको जो नीचे की तरफ वायर दिया गया है वो वायर एक नॉन यूनिफॉर्म वायर है, जिसका रेडियस A पर 0.2 है और जिसका रेडियस B पे पहुंचते पहुंचते बढ़ के 1 मिलीमीटर हो गया, वो भी लीनियर वेरिएशन है। तो ऐसी कंडीशन में आपको पूछा गया है अ गैल्वेनोमीटर G कनेक्टेड टू द सेंटर ऑफ द वायर 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड अलोंग इट्स एक्सिस शोज जीरो डिफ्लेक्शन। तो जो गैल्वेनोमीटर बीचों बीच आया है वो बीचों बीच लगा करके जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है 50 सेंटीमीटर के मार्क पे। तो ये 50 सेंटीमीटर का मार्क यहां से है, तो ऑफकोर्स सी बात है 50 सेंटीमीटर का मार्क यहां से भी होगा, और बीचों बीच आपको गैल्वेनोमीटर जीरो नल पॉइंट शो कर रहा है, नो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। आगे की कहानी पूछी गई है, तो बताओ हमको x की वैल्यू क्या रखनी चाहिए या x की वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो बेटा बहुत बेसिक सवाल है, और अगर आपके दिमाग में गलती से x की वैल्यू 1 आ रही है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वो 1 की वैल्यू आती, बिल्कुल आती, अगर ये पूरा का पूरा वायर यूनिफॉर्म होता। लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं है, रेजिस्टिविटी यूनिफॉर्म है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लगातार इंक्रीज करता हुआ जा रहा होगा बेसबॉल के डंडे की तरह।
और इस वजह से आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो इतने पोर्शन का इतने पोर्शन से अलग अलग आता है। तो बेटा इसके लिए हमको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए, पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट सुन लीजिएगा। मैं इंटीग्रेशन में अभी पढ़ने नहीं वाला, बट मैं आपको एक डायरेक्ट बात बता देता हूं जो रेजिस्टेंस में आपके आगे भी आने वाले अटेम्प्ट में काम आएगी। अगर कभी भी आपको वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का वायर मिल जाए और उसका जो क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा हो वो लीनियरली वेरी कर रहा हो, रेडियस जो वेरी कर रहा हो वो लीनियरली वेरी कर रहा हो, एरिया में रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा, वो आप अलग से देख लेना, लेकिन जो भी रेडियस वेरी कर रहा हो वो लीनियरली वेरी कर रहा हो, स्ट्रेट लाइन बन रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में इसका जब भी रेजिस्टेंस लिखे तो आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे रो एल बाय ए। ये बात बिल्कुल सही है, रो एल बाय ए। लेकिन आपको पता होगा रो तो पूरे में एक सा है, लेंथ आप पूरे की एक बार में यूज कर लेंगे एल, राइट। लेकिन एरिया कैसे लिखेंगे? एरिया ना यहां का लिख सकते हैं क्योंकि यहां का रेडियस अभी आपके पास ए रेडियस है मान लीजिए, और यहां का रेडियस अभी आपके पास बी रेडियस है मान लीजिए, तो फिर आप ना यहां का लिख सकते हैं ना वहां का लिख सकते हैं। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, वैसे तो ये इंटीग्रेशन से आता है बट लीनियर वेरिएशन में शॉर्ट ट्रिक बढ़िया काम करती है कि आप नीचे एरिया में पाई आर स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो एक बार रेडियस ए की तरफ वाला ले लीजिएगा और एक बार रेडियस बी की तरफ वाला ले लीजिएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका नीचे एरिया भी बन जाएगा डायमेंशनली और आपके रेडियस एक बार ये भी यूज हो जाएगा, एक बार ये भी यूज हो जाएगा। ये इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। तो अगर आपको ये ध्यान रखें, पेपर में तो वैसे काफी सारी जेई एडवांस की क्लासेस में इसका रेजिस्टेंस निकलवाया जाता है, तो रेजिस्टेंस निकाल के इसका आंसर रो एल बाय पाई ए बी होता है। लेकिन अगर आप याद रखेंगे तो आप अपने इंटीग्रेशन से समय बचा सकते हैं। सो रो एल अपॉन पाई ए बी ये इसका रेजिस्टेंस का आंसर होता। अब हमें यहां पर क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि यहां तक का जो वायर है वो 50 सेंटीमीटर तक का वायर है। सो ए से लेकर के यहां बीच का जो भी रेडियस होगा वहां तक का जो वायर है वो 50 सेंटीमीटर का वायर है, और फिर बी से लेकर के वहां आगे तक का जो वायर है वो अगेन 50 सेंटीमीटर का वायर है। अब आपको इन दोनों के रेजिस्टेंस के रेशो को मैच कराना है फॉर द कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग। तो चलो मैं बैलेंसिंग करवाता हूं। एक्स अपॉन उसके नीचे वायर रेजिस्टेंस, उसके नीचे का वायर रेजिस्टेंस, राइट, इज इक्वल टू 1 अपॉन उसके नीचे का वायर रेजिस्टेंस। अब जो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि वायर रेजिस्टेंस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूं, जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से इस डायग्राम को डील करते हैं। तो ये लेंथ हो गई हमारे पास 100 सेंटीमीटर, सब लोग जानते हैं। ये पॉइंट हो गया बिल्कुल बीचों बीच, ये भी सब लोग जानते हैं। ये उन्होंने रेडियस दे रखा है, यहां का रेडियस दिया है 0.2 mm और यहां का रेडियस उन्होंने दे रखा है 1 mm, राइट। तो एक काम करते हैं, पहले बीचों बीच का रेडियस गैस करते हैं। तो 0.2 से 1 चले गए, मतलब 0.8 का अंतर आ गया 100 सेंटीमीटर में। तो 100 सेंटीमीटर में 0.8 का अंतर आ गया, तो 50 सेंटीमीटर में 0.4 का अंतर आया होगा। लीनियरली सोचिए तो 0.4 का अंतर आया होगा, इस वजह से यहां का रेडियस 0.6 mm होगा, 0.2 से 4 ज्यादा या 1 से 0.4 कम, राइट। तो ये हो गया 0.6 mm बीचों बीच का रेडियस। अब इतने पोर्शन का भी तुम रेजिस्टेंस लिख सकते हो मेरे फॉर्मूले को यूज करके, और इतने पोर्शन का भी रेजिस्टेंस लिख सकते हो मेरे फॉर्मूले को यूज करके। चलो भाई, एक्स अपॉन रो एल बाय पाई ए बी की जगह यूज करेंगे यहां पर अपन 0.2 इंटू 0.6। तो मैं अभी यूनिट सिस्टम पुट नहीं कर रहा क्योंकि रेशियो में सब कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं यूनिट सिस्टम पे ज्यादा दिमाग खर्च नहीं कर रहा। तो रो एल बाय पाई ए बी में ए और एक बार बी, यहां तक का मैंने अभी रेडियस यूज कर लिया, मतलब ये रेजिस्टेंस मेरा हो चुका है कैलकुलेट। अब ऐसे ही इधर 1 अपॉन अगेन रो एल बाय पाई ए बी, और इस बार ए बी की जगह यहां पे 0.6 और वहां पे 1, तो यहां पे 0.6 और यहां पे मेरा 1। आया मेरी बात समझ में? तो देखो इस तरीके से हमने कितनी जल्दी से क्वेश्चन को डील कर लिया। अब क्योंकि इनकी लेंथ सेम है, रेजिस्टिविटी सेम है, तो रो एल का टर्म कट जाएगा, पाई का हिसाब हो जाएगा, 0.6 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर उचकेगा यहां पे 0.2x और यहां पे 1, तो x की वैल्यू बच्चों यहां से आ जाएगी 5 ohms एंड 5 ohms विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो जरा देखते हैं कि वो लोग ने क्वेश्चन में क्या पूछा था। तो हमें एक इंटीजर में जवाब देना था और इंटीजर में इसका सही जवाब होना चाहिए था 5। सो दिस वाज क्वेश्चन बेस्ड ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी। आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन
हमारा है जेई एडवांस 2022 का। तो बच्चों 2022 में करंट इलेक्ट्रिसिटी पे कैसा क्वेश्चन आया था जरा ढंग से देख लीजिए। रूल्स आपको पता है, आपको वीडियो को पॉज करना है, अपने एंड से एक बार भरपूर ट्राई कर लेना है, सेटिस्फाइड रहना है, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको सॉल्यूशन देखना है और आंसर चेक करना है, देन यू हैव टू लुक फॉर द सॉल्यूशन। तो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करता हूं। द फिगर शोज अ सर्किट हैविंग 8 रेजिस्टेंसेस, 8 रेजिस्टेंस लगे एक जगह, 1 ओम ईच, लेबल्ड R1 to R8, और यहाँ पे लेबलिंग रखी हुई है R1 से R8 तक की। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्किट जहां पे 8 रेजिस्टेंस और सारे रेजिस्टेंस बराबर है 1 1 1 1, सारे 1 1 ओम के, 1 ओम 1 ओम 1 ओम एंड एवरीवन इज 1 ओम, ठीक है। एंड 2 आइडियल बैटरीज ऑफ विद वोल्टेजेस E1 इक्वल टू 12 वोल्ट। तो E1 इक्वल टू 12 वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी ये रखी है, और E2 इक्वल टू 6 वोल्ट, E2 इक्वल टू 6 वोल्ट, 6 वोल्ट की बैटरी यहां पे लगी हुई है। तो ये टाइप का आपको सर्किट दिया गया है, बाकी सारे रेजिस्टेंस इक्वल है। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, मतलब एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं, तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट इनमें से सही है। और अगर आप सारे ऑप्शन अच्छे से पढ़ें तो बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि आपको सर्किट के अंदर बेसिकली करंट का कैलकुलेशन करना है। सो आपको R1 से करंट दिया गया है, आपको R2 से करंट दिया गया है, आपको R3 से करंट दिया गया है, और आपको R5 से करंट दिया गया है। बेसिकली R1 R2 R3 R5 से करंट कैलकुलेट करना है। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन को डील कैसे करें, बहुत आसान है। आपको इस सर्किट को पहले थोड़ी देर के लिए घूरना है, और अगर आपको इसमें किसी भी टाइप की सिमिट्री नजर आए तो सिमिट्री का फायदा उठाना है, जिससे हम इस सर्किट को थोड़ा रिड्यूस कर पाए और क्वेश्चन के कैलकुलेशन को बचा पाए। तो पहले आप इस सर्किट को देखिए, और इस सर्किट को थोड़ा ऐसी करने के ऐसे इमेजिन कर लीजिए। तो जैसा ऊपर का सर्किट नजर आ रहा है वैसे ही नीचे का सर्किट नजर आ रहा है। ऊपर भी 1 1 1 1 1 का जंजाल है, नीचे भी 1 1 1 1 का जंजाल है। और ऐसे में अगर मैं बोलूं कि मैं कोई सिमेट्री लगाना चाहता हूं तो आप मुझे सजेस्ट कर दोगे कि सर फोल्डिंग सिमेट्री लगा दो। फोल्डिंग सिमेट्री अगर मैं लगा दूं तो ये सर्किट कुछ इस तरीके का नजर आने लगेगा, राइट। तो बच्चों अभी जितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई बहुत बढ़िया, वो कंटिन्यू कर सकते हैं और फिर ट्राई कर सकते हैं। बट जितने मेरी बात समझ में नहीं आई, वेट एंड वॉच। तो जरा ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सर्किट जो मेन सर्किट है उसको रिड्यूस कर रहा हूं इनटू हाफ सर्किट। लेकिन जब मैं रिड्यूस करूंगा तो इस बात का ध्यान रखूंगा किस रेजिस्टेंस के ऊपर कौन सा रेजिस्टेंस आ गया होगा, और उस वजह से उसके रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ गया होगा। तो यहां पर ये जब इसके ऊपर आया होगा तो ये हो गया होगा हाफ ओम का रेजिस्टेंस। सिमिलरली ये जब इसके ऊपर आया हुआ होगा तो ये भी हो गया होगा हाफ ओम का रेजिस्टेंस। ये जब इसके ऊपर आया होगा तो ये भी हो गया होगा हाफ ओम का रेजिस्टेंस। बाकी इनको कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। ये बैटरी 12 वोल्ट की थी, राइट, मैं एक बार चेक कर लूं। ये बैटरी 12 वोल्ट की थी, यस। E1 वॉज 12, यस, एंड E2 वॉज 6 वोल्ट। तो यहां पर हमने बाकी सर्किट भी बना लिया। अब इस टाइप के सर्किट को तो कोई भी सॉल्व कर सकता है। अब जितने बच्चे चाहते हैं यहां से वो सॉल्व करें, वो यहां पे भी वीडियो को पॉज कर सकते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं, मैं इसमें लगाता हूं किरचॉफ्स लॉ। तो लेट्स से यहां से कुछ करंट आया होगा I। अगर I करंट यहां से आया होगा तो I में से I1 चला गया होगा यहां, I1 चला गया होगा यहां, और यहां गया होगा I माइनस I1। तो I1 यहां से बहते 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 यहां पे पहुंच गया होगा, और I यहां पे बहते बहते आया होगा। तो इस तरीके से हमारा सर्किट में हमने करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आप चाहो तो पोटेंशियल मेथड लगा लो, आप चलो तो लूप लॉ लगा लो। लूप लॉ लगा लेते हैं, जल्दी आंसर आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो चलिए 2 बार लूप लॉ लगाने के लिए तैयार हो जाइए। लूप नंबर 1, लूप नंबर 2। तो मैं स्टार्ट करूंगा यहां से, गोल घूम के वापस आऊंगा बिना किसी गलती के। सो लूप नंबर 1, लूप नंबर 1 से अगर स्टार्ट करें तो पहले हमें मिल रहा है पोटेंशियल का ड्रॉप, पोटेंशियल का ड्रॉप माइनस हाफ इंटू I1। फिर हम लोग जब उल्टे आ रहे हैं तो हमें मिल रहा है पोटेंशियल का राइज, तो प्लस हाफ इंटू I माइनस I1। बिल्कुल सही चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। और जब हम इधर से गुजर रहे हैं फिर से हमें मिल रहा है पोटेंशियल का ड्रॉप, तो माइनस I1 इंटू 1, और फिर हमें बैटरी से मिल रहा है पोटेंशियल का राइज, राइज मिल रहा है प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों आप भी अपनी इक्वेशन चेक कर सकते हैं, अगर आपने I और I1 अलग जगह लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट इक्वेशन का फाइनल आउटपुट सेम ही रहेगा। तो अगर हम सॉल्व करना स्टार्ट करें यहां से, इसको एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां बनेगा माइनस I1, यहां बनेगा प्लस I माइनस I1, और यहां बनेगा 2 से मल्टीप्लाई करके 2I1, और यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करके 12 इक्वल्स टू 0, राइट। तो मैंने 2 हटा दिया यहां से। अगर इसको ढंग से लिखूं तो ये बन जाएगा I माइनस 4I1 इक्वल्स टू माइनस 12। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1।
अभी भी वीडियो पॉज हो सकता है और कुछ क्वेश्चन नंबर 2 खुद से निकाली जा सकती है। चलो मैं तो स्टार्ट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना। सो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा और गोल घूम के यहां वापस आऊंगा फॉर इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन 2 के लिए आई एम गोइंग टू इमेजिन लूप 2। लूप 2 में अगर चलें तो यहां से स्टार्ट करते हैं फिर से। पहले हमें ड्रॉप नजर आएगा। सो हाफ टाइम्स आई माइनस आई वन, ये ड्रॉप आएगा, माइनस का ड्रॉप आएगा, ये ड्रॉप हुआ फिर ड्रॉप हुआ। सो माइनस का हाफ टाइम्स आई, ये भी ड्रॉप था फिर ड्रॉप हुआ तीसरी बार, तो माइनस का आई, और फिर मैं जब 12 वोल्ट को क्रॉस किया तो राइज हुआ। तो 12 वोल्ट के कंडीशन में राइज हुआ और यहां मैं पहुंच गया 0, राइट। तो चलिए इसको देखते हैं। ये 2 से फिर से मल्टीप्लाई मारते हैं तो माइनस आई प्लस आई वन माइनस आई माइनस 2i प्लस 24, 2 से मल्टीप्लाई किया है भूलिएगा मत, इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं इसको भी देखूं तो ये बनेगा i1 माइनस 4i इक्वल्स टू माइनस 24 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। अब मुझे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना है और आराम से अपने ऑप्शंस फिर मैच कराने हैं। तो चलो मैं एक बार इक्वेशन नंबर 1 को ले आता हूं यहीं पर इसी के नीचे। i माइनस 4i1 इक्वल्स टू माइनस 12, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो 4i माइनस 4 4 जा 16i1 इज इक्वल टू माइनस 48, राइट। आइए सॉल्व करते हैं इन दो इक्वेशंस को, देखते हैं कि हमारा i1 का आंसर क्या बनने वाला है यहां से। सो माइनस 15i1 इक्वल्स टू माइनस 72, माइनस ने माइनस को मारा, i1 इक्वल्स टू 72 बाई 15। आप चाहो तो 3 के पहाड़े से इसको मार दो, तो 3 ऊपर बनाएगा 24, 3 नीचे बनाएगा 5, आंसर आएगा 24 बाई 5, जिसको आप डेसिमल में लिख सकते हैं 4.8 एम्पियर। अब बच्चों i1 कौन सा करंट आया ये जरा दिखा देता हूं मैं आपको। i1 करंट आया है ये वाला i1 है। ये कौन से जा रहा है? R3 से जा रहा है सर। तो R3 वाला आंसर अगर 4.8 है तो वो एक करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैंने एक मैच कराया, अगला तुम मैच करा सकते हो, बट मैं तो करूंगा ही करूंगा, बट तुम भी अपने एंड से ट्राई कर सकते हो। तो चलो अब देखते हैं आई कितना आएगा। तो आई की बात करते हैं, ठीक है। चलो यहां पे आ गए, i1 आ गया, i1 उठाते हैं 4.8 और पुट कर देते हैं। सो इस वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूं 4.8 माइनस 4i इज इक्वल टू माइनस 24। तो 4.8 प्लस 24 इक्वल टू 4i, 28.8 इक्वल टू 4i, आई इक्वल टू 4 7 जा 28, 7.2 एम्पियर। और आई कौन सा करंट है बच्चों? आई कौन सा करंट है? आई करंट है मेरा ये वाला, ये कौन है? R1 वाला करंट मेरा आई है। तो R1 वाला करंट चेक करिए 7.2 एम्पियर, यहां पे ऑप्शन मैच कर रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा सही जवाब होगा। अब अगले जो दो ऑप्शन है दैट इज R2 एंड R5, जरा R2 की लोकेशन चेक करिए। R2 यहां बीच में है, राइट। अब ध्यान रखिएगा कि जब हमने फोल्ड किया होगा तो हमने यहां रेजिस्टेंस को डबल कर दिया है, मतलब पैरेलल में लगा दिया है, जबकि अंदर ही अंदर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा। तो जो भी आंसर मेरे वाले आ रहे होंगे, मेरे फोल्डेड वाले आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब मेरे ऊपर के जितने भी आंसर हैं वो सारे आंसर आपको आधे आधे करने पड़ेंगे, तब जाके आपको ऊपर और नीचे का सर्किट का सही आंसर मिलेगा। बात समझ में आई? तो ऊपर का सर्किट जो असलियत में है वो तो 2 पार्ट्स में है, बट मेरे वाले में क्या है, मैंने फोल्ड कर दिया है, तो मेरे में एक ब्रांच से ब्रांच जुड़ के करंट डबल हो गया है, राइट। रेजिस्टेंस तो आधा हुआ है लेकिन करंट डबल हो गया है। तो आपको अब जो मेरे आंसर मिलेंगे ऊपर वाले, उनका आधा करना पड़ेगा, तब आपको सही आंसर मिलेगा। चलो बताता हूं कैसे। जैसे इस वाली ब्रांच की बात करते हैं R2 की, अगर मैं R2 की बात करूं तो R2 कैसे निकलेगा, यहां से देखिए R2 वाला कैसे निकलेगा। तो ये वाला करंट चाहिए, ये कितना है मेरा I माइनस I1, राइट। अब I कितना आया था मेरे पास 7.2 और I1 कितना आया था मेरे पास, सो I माइनस I1 7.2 माइनस I1 4.8, राइट। तो ये कितना आ रहा है मेरे पास 2.4 एम्पियर। ये 2.4 एम्पियर R2 वाला करंट आना चाहिए। सो R2 वाला करंट 2.4 एम्पियर आना चाहिए, लेकिन इन्होंने R2 वाला करंट कितना दिया हुआ है 4.8 एम्पियर। एक बार फिर से चेक कर लो, तो मेरा जो करंट आ रहा है वो आ रहा है यहां से 7.2, यहां से ये आ रहा है 4.8, I1 4.8,
और I 7.2, और यहां जो बीच में जा रहा था करंट वो था I माइनस I1, I 7.8 और I1 7.2 और I1 4.8। तो इसको सॉल्व कर रहा हूं तो 2.4 एम्पियर आ रहा है, जो कि मेरे ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। तो मेरा जो R2 वाला करंट है वो इनसे मैच नहीं कर रहा है, दैट इज सेकेंड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। और जरा लास्ट ऑप्शन देखते हैं कि R5 से कितना करंट आएगा बच्चों। R5, अब R5 अगर देखें तो R5 कहां पर है, कहां पर है, कहां पर है, यहां पर है, यहां है, मतलब मेरे लिए यहां है। और जो यहां का आंसर है वो मेरे वाले डायग्राम में तो I1 है, लेकिन मुझे ध्यान रखना है कि ये ब्रांच का जो करंट होगा उसका आधा करूंगा, तब जाके दोनों ब्रांच का सही आंसर आएगा। तो ये वाला जो आंसर है I1 मत लगा देना, I1 का आधा करना पड़ेगा। I1 कितना आया था मेरे पास, I1 आया था मेरे पास 4.8, 4.8 का आधा करो, आंसर पाओ 2.4 एम्पियर। सो 2.4 एम्पियर क्या हमारे फोर्थ ऑप्शन में मैच कर रहा है? यस। तो बच्चों इसके जो मेरे ऑप्शन मैच कर रहे हैं वो हैं 1, 3 एंड 4, राइट आंसर फॉर ईयर 2022। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखते हैं अगला सवाल हमारे जेई एडवांस में किस तरीके का आया था। तो जेई एडवांस 2021 का एक सवाल है और बहुत मजेदार सवाल है, एक बार पढ़ लीजिए, अपने एंड से ट्राई कर लीजिए एंड फिर आप सॉल्यूशन को देखेंगे, तब आपको इसका सबसे ज्यादा लाभ होगा, सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन ऑर्डर टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस R1 ऑफ अ सेल ऑफ EMF E, a meter bridge of wire resistance R0 50 ohm, a resistance R0 by 2, another cell of EMF E by 2, internal resistance छोटा r, and a galvanometer G are used in the circuit as shown in the figure। बस भैया बहुत सारी बातें हो गई हैं एक साथ, तो आराम आराम से एक एक चीज समझते हैं। इन ऑर्डर टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस R1, हम किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नाप रहे हैं, जिस इंटरनल रेजिस्टेंस का नाम है R1 ऑफ द सेल ऑफ EMF E, और सेल का नाम है EMF E। जल्दी से सर्किट में इसको ढूंढते हैं। तो ये हमारे पास नीचे एक सर्किट है जो उन्होंने हमको दिया हुआ है। इस सर्किट में ये वाला सेल है जिसकी वो बात कर रहे हैं, और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस R1 को निकालने के लिए एक पूरा सेटअप बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ मीटर ब्रिज ऑफ वायर रेजिस्टेंस R0 50 ओम। अभी देखो यहां पर मीटर ब्रिज यूज किया गया है, और मीटर ब्रिज का जो वायर रेजिस्टेंस है, लंबा सा तार होता है 100 सेंटीमीटर का, वो जो वायर रेजिस्टेंस है वो वायर रेजिस्टेंस यहां पे लिखा गया है 50 ओम्स। यहां पे 50 ओम्स का रेजिस्टेंस है वायर का। एंड रेजिस्टेंस R0 बाय 2, R0 बाय 2 भी एक रेजिस्टेंस है जो अलग तरीके से लगा है। तो मतलब बेसिकली ये नीचे पूरा 50 ओम है, और ये R0 बाय 2 कंफ्यूज करने के लिए देंगे तो 25 ओम लिख देते हैं इसको। ये 25 ओम का रेजिस्टेंस है जो हमें पता है, ठीक है, और नीचे पूरे वायर का रेजिस्टेंस पता है 50 ओम, याद रखिएगा। Another cell of EMF E by 2, अब यहां पे कहानी स्टार्ट होती है। Another cell of EMF E by 2, internal resistance छोटा r and a galvanometer G are used in the circuit as shown। अब आप देख सकते हैं कि बीच में जो वो ऐसे सेल वाली ब्रांच जा रही है, नीचे जो बीच वाली ब्रांच जा रही है जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इस ब्रांच में भी एक सेल है E by 2 का और इंटरनल रेजिस्टेंस छोटे r का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो ये जो बीच वाली ब्रांच है, यूजुअली इसमें केवल गैल्वेनोमीटर हुआ करता था, लेकिन अब इसमें चेंजेस करे गए हैं और यहां पर एक सेल लगाए E by 2 का, इंटरनल रेजिस्टेंस छोटे आर का। छोटे आर के बारे में नो आइडिया। आगे बढ़ते हैं। इफ द नल पॉइंट इज फाउंड एट 72 सेंटीमीटर मार्क, और 72 सेंटीमीटर के मार्क पे, कितने पे? 72 सेंटीमीटर के मार्क पे, मतलब 28 सेंटीमीटर यहां से बचा होगा। सो 72 सेंटीमीटर के मार्क पे आपको अगर नल पॉइंट मिला है तो बताओ R1 की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, पहले क्वेश्चन में अच्छी से चीजें देखते हैं क्या क्या लग रही हैं, और फिर इस पे अपन लगाते हैं कोई लॉ वगैरह, कोई भी चीज तरीके से, फिर अपन इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या है, हमको इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, हमको बीच में जो ब्रांच दी गई है उसमें भी एक सेल दिया गया है E by 2 का। नल पॉइंट कह रहा है, मतलब बैलेंस पॉइंट कह रहा है, बैलेंस पॉइंट पे बीच वाली ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगा, कोई करंट नहीं जाएगा तो इस छोटे आर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुमको, इसलिए उसकी वैल्यू भी नहीं दी गई है। तुम्हें पता रहेगा कि इस पॉइंट में और इस पॉइंट में अब जीरो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि सेल लगाए, तो सेल लगाए तो वो अपने EMF बराबर पोटेंशियल डिफरेंस देगा। मैं वो दो पॉइंट्स दिखा देता हूं, A एंड B। ये B मतलब बैलेंस पॉइंट मान लेते हैं, नल पॉइंट मान लेते हैं, तो A और B के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ड्यू टू दिस सेल, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी E by 2, राइट। साथ ही साथ सर्किट कौन सा चालू हो गया होगा, तो ये तो बंद हो गया होगा सर्किट का ब्रांच, ये वाला पूरा सर्किट चालू होगा, ये वाला पूरी चालू कंडीशन पे होगा,
करंट ऐसे राउंड एंड राउंड एंड राउंड ऐसे चक्कर लगा रहा होगा, राइट। तो पहले आपको मैंने समझाया कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है, जिससे फिर आप सोच सको कि अब अगला हमें क्या करना चाहिए, अगला स्टेप हमें क्या लेना चाहिए। तो चलो डायग्राम थोड़ा दोबारा दिखाते हैं और इसमें सारी चीजें पहले बनाते हैं। तो सबसे पहला काम करंट, करंट बह रहा होगा ऐसे ऐसे ऐसे, यहां से वापस इस तरीके से, बीच वाली ब्रांच से नो फ्लो, राइट, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। तो ये पूरा करंट हम निकाल सकते हैं कैसे, हमें पता है पूरी ब्रांच में ई लगा हुआ है, तो पूरी ब्रांच में ई, और पूरे में रेजिस्टेंस क्या क्या यूज हो रहा है ध्यान से देखना। एक तो ये पूरा 50, फिर 50 के बाद 25 मतलब 75, 75 के बाद R1, तो 75 प्लस R1, दिस विल बी द करंट इन द मेन सर्किट। मेन सर्किट मतलब एक बड़ा सा सर्किट, इसके अंदर करंट होगा आपका E अपॉन 75 प्लस R1। हाँ, यहां तक समझ गए। अब ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट जैसे मैंने बोला कि ये बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, इसको A मान लेते हैं, और ये पॉइंट बैटरी के पॉजिटिव है, इसको B मान लेते हैं। A और B का पोटेंशियल डिफरेंस E/2 है, B हायर पे है और A लोअर पे है। तो अगर A माइनस B लिखेंगे या B माइनस A लिखेंगे, B हायर है, तो VB माइनस VA, मैं यहां पे लिख देता हूं VB माइनस VA, मेरे को E/2 मिलना ही चाहिए, क्योंकि कोई करंट तो है नहीं, तो मुझे सीधा EMF ही मिलेगा E/2। अब यही VA माइनस VB क्या मैं इधर से घूम के भी लिख सकता हूं? हाँ, कैसे? ये मेरे को पता है बैलेंस पॉइंट कहां पर आया है, 72 पे, तो बचा कितना है 28। 28 का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो बेटा 100 सेंटीमीटर में, ध्यान से देखिएगा, 100 सेंटीमीटर में 50 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 1 सेंटीमीटर में आधे ओम का रेजिस्टेंस हुआ, तो 28 सेंटीमीटर में 28 इंटू आधा मतलब 14 ओम का रेजिस्टेंस हुआ। ये समझ में आया? सो हमने यहां पे मान लिया ये 14 ओम का रेजिस्टेंस बचा होगा आफ्टर बैलेंस लेंथ। और अगर मैं यहां से, मैं कलर चेंज कर देता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, चटक लाल कलर। अब यहां से केवल यहां तक की जर्नी कवर करनी है और VB माइनस VA लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। VB में से माइनस IR, कौन सा IR, जो रेजिस्टेंस बचा हुआ है वायर का, तो 14 इंटू आई वही वाला अपना वाला, सो माइनस 14 इंटू आई, और आओ और घूमो फिर से ड्रॉप, माइनस 25 इंटू आई इज इक्वल टू VA। पहुंच गए VA तक, इन दो टर्म को उधर को दाओ, तो VB माइनस VA की वैल्यू है E/2 इज इक्वल टू 14 और 25 जोड़ो 39 आई, और आई को मैं पुट कर देता हूं, आई विल बी E/75 प्लस R1। लो, पूरा ही क्वेश्चन खत्म हो गया, खल्लास खत्म। अब आपको पता है इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया, सब कुछ कैंसिल हो रहा है और साक्षात आपके सामने R1 निकालने का तरीका दिख रहा है। सो R1 75 प्लस R1 इज इक्वल टू 78, देन R1 विल बी सिंपली 3 ohms। तो बच्चों ये बिल्कुल सही सवाल, मतलब एक लेजिट सवाल बोलूंगा, एक बेसिक लेवल से थोड़ा सा ठीक ठीक और एक बहुत बढ़िया लेवल से थोड़ा सा नीचे, एक ऐसा क्वेश्चन जो आप कर सकते हो अगर आपके पेपर में आता, अगर आप सही कॉन्सेप्ट्स लगाते। तो ये था हमारा क्वेश्चन फ्रॉम ईयर 2021। तो चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है रिलेटेड टू ईयर 2020 के जेई एडवांस के पेपर में किस तरीके का करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आया था, उस पे आधारित है। तो जरा देखते हैं जरा ध्यान से किस तरीके का क्वेश्चन था और हमें क्या कॉन्सेप्ट इसके लिए पता होने चाहिए थे और कैसे इसको करना था। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक बार अपने एंड से ट्राई कर लीजिए एंड देन वॉच फॉर द सॉल्यूशन। सो मैं स्टार्ट करता हूं। इन द बैलेंस कंडीशन द वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द 4 आर्म्स ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज आर शोन इन द फिगर बिलो। तो यहां पर एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, थोड़ा दिखने में नहीं लग रहा है व्हीटस्टोन, लेकिन ये है व्हीटस्टोन। अगर आप बैटरी को यहां कर दे, वोल्ट मीटर को यहां कर दे, तो आपको आपका साधारण वाला व्हीटस्टोन दिखने लगेगा, बट दिस इज ऑल्सो व्हीटस्टोन, ऐसे भी देखना आना चाहिए। तो नीचे एक बैटरी लगी हुई है 50 वोल्ट की बीचों बीच, और एक कनेक्शन दिया गया है वोल्ट मीटर का जो बताएगा कि करंट बह रहा है या नहीं बह रहा है, या उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है या नहीं है, इस तरीके का। तो वोल्ट मीटर लगाएं, वोल्ट मीटर आइडियल मानना है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मानना है, इस ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगा, केवल पोटेंशियल डिफरेंस नापा जाएगा। आपको रेजिस्टेंस दी गई है 60 और 300, 100 और 500, यहां पर रेजिस्टेंस है। आप रेशो भी मैच करा सकते हैं, आपका रेशो मैच कर रहा है, इसका मतलब वोल्ट मीटर इज गिविंग 0 रीडिंग राइट नाउ, अभी ये 0 रीडिंग दे रहा होगा।
द रेजिस्टेंस R3 हैज अ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अल्फा, अल्फा दिया गया है यहां पर 0.0004 डिग्री इनवर्स, तो डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ये आपको अल्फा दिया गया है। इसका मतलब टेम्परेचर रेजिस्टेंस के साथ चेंज, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज कर सकता है। इफ द टेम्परेचर ऑफ R3 इज इंक्रीज्ड बाय 100 डिग्री, देन द वोल्टेज डेवलप्ड बिटवीन ST, यहां पे होना चाहिए ST, तो वोल्ट मीटर की क्या रीडिंग आएगी सिंपल शब्दों में वो आपको बतानी है। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्यों आएगी, पहले तो वो रीजन समझते हैं, और फिर एक बार आएगी तो कैसे निकालेंगे फिर वो समझते हैं। अभी आपको अगर ये बैलेंस सिचुएशन दिख रही है तो अभी आपके वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 होगी, मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन अगर आप किसी रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे तो वो इस सिस्टम को बिगाड़ेगा, वो इस रेशो को बिगाड़ेगा, और अगर रेशो बिगड़ेगा तो आपको S और T में पोटेंशियल डिफरेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और इसी वजह से आपके वोल्ट मीटर की रीडिंग भी आएगी। अब इसमें से कौन सा रेजिस्टेंस बिगाड़ा गया है जरा ध्यान से देखिएगा। जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज कर सकता है वो है R3, R3 चेंज कर सकता है, और कितने डिग्री, 100 डिग्री उन्होंने चेंज किया। सो लेट्स सी R3 कितना बन गया होगा, नया सर्किट कैसा दिख रहा होगा। तो नए सर्किट की तरफ चलते हैं, पहले इस सर्किट को दोबारा देख लेते हैं। इस तरीके का सर्किट है, और इसी को अगर मैं नए सर्किट में कन्वर्ट करूं तो कैसे करूंगा। तो पहले मैं इस वाले सर्किट के अंदर R3 की वैल्यू को निकाल लेता हूं। सो R3 विल बी R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। R0 में वैल्यू मेरे पास है 300, 1 प्लस अल्फा, अल्फा मेरे पास 0.0004 इंटू 100 टेम्परेचर डिफरेंस। तो अगर 100 से मल्टीप्लाई करूं तो यहां आएगा 0.04, 0.04 इंटू 1 आएगा 1.04, 1.04 इंटू 3 तो मेरे पास बनेगा 312 ओम्स, 312 ओम्स। ये मेरे पास R3 का रेजिस्टेंस होगा आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 100 डिग्री। अब इसके क्या होगा, इससे मेरा पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, मेरा रेशो बिगड़ जाएगा। मेरा रेशो बिगड़ गया तो मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, S और T के बीच में वही पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है। तो चलो मैं एक बार सर्किट को रीड्रॉ कर देता हूं। तो नया सर्किट कैसा दिखेगा, आपको 50 वोल्ट की बैटरी, 50 वोल्ट की बैटरी, उसके बाद यहां पर आपको एक रेजिस्टेंस 500 ओम का, सो 500 ओम का यहां पे रेजिस्टेंस, इसको नहीं बिगाड़ा है। यहां पर एक और रेजिस्टेंस 100 ओम का, यहां पे 100 ओम का रेजिस्टेंस, यहां पर एक और रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है 60 ओम, इसको भी नहीं बिगाड़ा है, राइट। और यहां पर एक रेजिस्टेंस जो बिगड़ गया है 312 ओम। ये हमारा नया सर्किट होगा। सर वोल्ट मीटर क्यों नहीं लगा रहे, बेटा वोल्ट मीटर में करंट तो जाना नहीं है, तो करंट जो खेलेगा वो इसी सर्किट में खेलेगा, और इसी से आपको S और T में जो अब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले करंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे, तो 50 वोल्ट का अगर मैं यहां 0 मानूं तो यहां हो जाएगा 50, और यही 50 वोल्ट इन दोनों को मिलेगा, और यही 50 वोल्ट इन दोनों को भी मिलेगा। तो इन दोनों को अगर 50 वोल्ट मिला तो कितना करंट दौड़ेगा इस ब्रांच में, पहले इस ब्रांच में पता करते हैं। लेट्स से दिस करंट इज I1, सो I1 करंट विल बी 50 बटे 312 प्लस 60 दैट इज 372 ओम्स। ये मेरा I1 करंट होगा इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सर्किट। एंड सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड साइड के सर्किट पे निकालूं तो 50 का ही पोटेंशियल डिफरेंस है, 100 और 500 हो गया 600, और मेरा I2 करंट होगा 50 बाय 600। सॉल्व करना है सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। I2 विल बी 50 बाय 600। अब अगर ये मुझे मिल गया है तो मुझे S और T का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना और मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं S और T पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा। सो VS से स्टार्ट करेंगे और VT तक पहुंचेंगे इस रास्ते से। तो जब मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो ध्यान रखिएगा, एक करंट ऐसा है, एक करंट ऐसा है, एक करंट I1 है, एक करंट I2 है। तो ऐसे में मेरे को पोटेंशियल का राइज मिलेगा और ऐसे में मुझे पोटेंशियल का ड्रॉप मिलेगा। तो राइज कितने का मिलेगा, प्लस लगा के I1 इंटू 60, और ड्रॉप कितने का मिलेगा, माइनस लगा के I2 इंटू 100, एंड फाइनली मुझे VT मिलने वाला है, राइट। तो ये देखो मैं कैसे S से T की तरफ गया, बाय यूजिंग दिस रास्ता। मैं रास्ता दिखाऊं, मैंने इस रास्ते का इस्तेमाल किया और मैं S से T की तरफ किरचॉफ्स लॉ लगा के पहुंच गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का समय आ गया है। VS माइनस VT इज इक्वल टू VS माइनस VT,
बाद में मॉड भी लगा लेंगे क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कोई बड़ा कोई छोटा भी हो सकता है, मॉड लगा लेंगे अगर नेगेटिव आया। सो 100i2 minus i1 into 60, just solve it. 100 i2 is how much? i2 is 50 by 600 and i1 is 50 by 372 into 60। बच्चों एक काम करते हैं, इसमें से 50 कॉमन निकाल लेते हैं। 100 ने 600 को मारा तो अंदर 1/6 माइनस, और यहां पर आपके पास बचेगा 60/372। सो 60/372 को मैं लिख सकता हूं, अगर 6 के टेबल से काटूं तो 10, और यहां पे 6 के टेबल से मारूं तो 6 6 36 एंड 6 2 12, तो इसको मैं लिख सकता हूं 10/62, और थोड़ा सॉल्व कर लूं तो आई कैन राइट इट एज 5/31, राइट। देखा आपने, तो मैंने इस तरीके से इसको लिख लिया है। अब मुझे इसको बस सॉल्व करना है। सो 50, अगर मैं इसमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगा दूं 31, और इसको 31 ना मान के नहीं, फिर तो गलत हो जाएगा, राइट। तो हमको मतलब आंसर बहुत डेसिमल प्लेस तक देना पड़ेगा, ये बात समझ में आ गई। क्योंकि अगर इसमें मैं अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूं तो ये कैंसिल होकर 0 हो जा रहा है, तो अप्रोक्सीमेशन मत लगाइए, आप पूरा सॉल्व करिए। सो 31 into 6 एंड यहां पर 31 minus 30, राइट। तो ये फाइनल आंसर मेरे पास आ रहा है, वो आ रहा है 50, ऊपर 1 बच रहा है और नीचे 186। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर लगभग अगर मैं ऐसी हवा में करूं थोड़ा सा 5/18 को ही सॉल्व कर दूं तो 0.2 और 6 या 7, 0.2 या 6 या 7 के आसपास, 0.26 के आसपास अप्रोक्सीमेटली आंसर 0.26 या 7 के आसपास आ रहा है, 0.26 या 0.27 के आसपास आ रहा है, राइट। तो एक बार आप भी चेक कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन करना इंपॉर्टेंट था, तो क्योंकि बहुत छोटा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा एंड दैट छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.26 टू 0.27। तो आप थोड़ा सॉल्व करेंगे, आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा एंड दिस विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो मजा आया आप लोगों को? यस। तो बच्चों अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे और सारे जेई एडवांस के पीवाईक्यूज के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहें और जुड़े रहें हमारी इस सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।